नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर सर्विस है वो इतनी दुरुस्त है कि वो किसी भी प्रॉब्लम से निपट सके? वैसे इसका जवाब मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कोविड-19 की रिसेंट टाइम के, तो इसने ना केवल इंडिया की बल्कि पूरे विश्व की पोल खोल दी है कि इस तरह की बीमारी के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब प्रॉब्लम आने वाले समय में और बढ़ने वाली है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है हमें हेल्थ केयर के ऊपर। और ऐसी एक स्टडी पब्लिश हुई है लैंसेट की, जिसमें WHO ने भी इसका साथ दिया। इस रिपोर्ट का नाम है हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल। मतलब इन फॉसिल फ्यूल की वजह से बहुत सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है हमें हेल्थ केयर के ऊपर, और यही डिस्कस किया गया है इस पूरे आर्टिकल में, जो कि पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। देखिए, इस आर्टिकल की अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से चीजों को डिस्कस कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसमें इंडिया के डिमेंशन को ऐड करेंगे। मतलब हर पॉइंट में हम इंडिया के एंगल को जोड़ने की कोशिश करेंगे, सो दैट हम इंडिया पर्सपेक्टिव से इसे समझ सकें। आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे एक इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है प्रारंभ 4। जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है, जहां पर आपको हाईलाइटेड टॉपिक मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। अब बात करते हैं इस आर्टिकल की। तो इस आर्टिकल में अभी रिसेंटली जो COP27 चल रही है उसके बारे में बताया गया है कि भैया इजिप्ट के शहर में ये जो मीटिंग चल रही है, ये एक अच्छा मौका है वर्ल्ड स्टेज पे कि हम एक कंक्रीट पॉलिसी डेवलप कर सके अबाउट क्लाइमेट चेंज। लेकिन जिन बच्चों को ये नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा। देखिए, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, वेदर शॉर्ट टर्म है। जब लॉन्ग टर्म में आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कोई चेंज आता है उसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। अब होता क्या है कि जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहां पर स्टोर कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है, और इसी की वजह से आपको देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज। अब अगर ये क्लाइमेट चेंज इसी तरह से चलता रहा तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो डिजीज का रिस्क है वो बढ़ने वाला है। फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जेप्रोडाइज हो जाएगी आपकी, और बाकी और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। अब इस रिपोर्ट में WHO ने क्या कहा है? देखिए, WHO ये कहता है कि भैया इस जो क्लाइमेट चेंज है इसका सोशल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जब आप क्लाइमेट चेंज को देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे। अब अगर ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि भैया अभी के लिए तो फ्लड आएगा, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि सूखा पड़ेगा, लोगों के पास पीने का पानी नहीं होगा, इरिगेशन जेप्रोडाइज हो जाएगी, इरिगेशन में इंपैक्ट पड़ेगा, तो इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ना केवल फूड सिक्योरिटी के ऊपर बल्कि ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर भी इसका इंपैक्ट है, और उसके अलावा फ्लडिंग के कारण लोगों की क्रॉप लॉस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल WHO ने इसके बारे में वार्न किया है, और रिसेंटली जो लैंसेट की रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसमें यह कहा गया है कि भैया जो स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिसको हम गरीब तबका कहते हैं, या हम देखते हैं एल्डरलीज या बच्चे जो खासकर 1 साल से छोटे हैं, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ने वाला है। बिकॉज आप देखते हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में क्या हो रहा है कि लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं, और खासकर इसमें जो आपकी यंग पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर रही है, यानी कि विलेजेस जहां पर एक्चुअल इंडिया लाया करता है, वहां पर कौन है? सिर्फ बुजुर्ग, और ये बुजुर्ग पानी के लिए और बाकी चीजों के लिए डिपेंडेंट हैं यंगर पॉपुलेशन के ऊपर। अब अगर यंगर पॉपुलेशन आपकी सिटीज में जा रही है तो आने वाले समय में इनकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर हमें अवेलेबल ही नहीं होगा। अब ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं अवेलेबल होगा? क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, प्लस जो आप रेनफॉल का पैटर्न देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इरेटिक हो चुका है। अब रेनफॉल का पैटर्न इरेटिक होने के कारण जो एक्वाफायर्स हैं वाटर के, वो भी कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रहे हैं, और इसकी वजह से ओवरऑल गांव में हमें पानी कम देखने को मिलेगा, और यही परेशानी आपको देखने को मिलेगी अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन।
नाउ इसी रिपोर्ट में एक और चीज के बारे में लिखा गया है अबाउट द इंफेक्शियस डिजीज के राइज के बारे में। अब जैसा आप कोविड-19 को देख रहे हैं, अब हम बात करें जनरली किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की, तो वो ठंड में यानी कोल्ड इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोल्ड इन्वायरमेंट के जो कंडीशंस हैं वो उनके लिविंग के लिए फिजिबल नहीं है। अब जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा वार्म होता है, थोड़ा ह्यूमिड होता है, तो वहां पर आप देखते हैं कि ये जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया है वो पनपने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनके कारण जो बीमारी होती है वो और तेजी से फैलेगी, बिकॉज दे कैन मल्टीप्लाई देयर नंबर क्विकली। अब एक चीज और है, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि भैया जो आप सीज में पैथोजेंस वगैरह देखते हैं, वो वाइब्रोपैथोजन की वजह से कोस्टल वाटर में आप इंफेक्शन देखेंगे, और उसके टच में जो भी आएगा, खासकर जो आप देखते हैं मछुआरे वगैरह, उनको डिजीज का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप नंबर ऑफ मंथ्स के बारे में बात करें मलेरिया और डेंगू के, तो वो पहले से बढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पहले क्या होता था, अक्टूबर का महीना है तो ठंड स्टार्ट हो जाती थी, बट अगर अब की बात करें, अभी अक्टूबर चल रहा है बट स्टिल नवंबर आ गया, बल्कि नवंबर चल रहा है बट स्टिल आप देखेंगे कि हम अभी भी आधी बाजू के कपड़ों में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उतनी ठंड पड़ नहीं रही है। पहले जो ठंड पड़ती थी अब नहीं पड़ रही है। अब ऐसे गर्म माहौल में जहां पर टेम्परेचर जो है वो फिजिबल है, जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर के पनपने के लिए, ऐसी कंडीशन में डेंगू और मलेरिया और ज्यादा बढ़ेगा। और इवन क्लाइमेट चेंज के कारण आप देखेंगे कि भैया, जो मैं अगर बात करता हूं कि टेम्परेट एरिया, वहां पर भी जो कंडीशन है वो फिजिबल बन जाएगी इन मच्छर के पैदा और पनपना होने के लिए। तो इससे ये डिजीज और ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में फैलेगी। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है। बट इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स की, तो वहां पर ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज होने वाली, बिकॉज जो कंडीशन है वो उस तरह से फिजिबल है जहां पर आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन एरिया में डेंगू के केसेस या मलेरिया के केसेस में इंक्रीमेंट देखेंगे। खासकर यूपी और बिहार में भी इस तरह के केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में WHO ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि 2030 से 50 के बीच में लगभग 2.5 लाख लोग हर साल मरेंगे बिकॉज ऑफ मलेरिया, डायरिया एंड हीट स्ट्रेस। अब ऐसा क्यों? देखिए, मलेरिया का तो केस मैंने आपको समझा दिया कि वो टेम्परेचर फिजिबल है। डायरिया क्यों? आप देखेंगे कि जो बारिश का पैटर्न है वो इराटिक है, तो फ्लडिंग होगी तो जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है, उसका जो एक्वाफायर है, वो कहीं ना कहीं पल्यूट हो जाएगा, बिकॉज जो ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा है वो फैलेगा, वो कहीं ना कहीं सिप करेगा, अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होगा, और उसकी वजह से डायरिया और ऐसी प्रॉब्लम बढ़ेंगी, जहां पर पेट रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीमेंट या इंक्रीज हो जाएंगी। उसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि बहुत लंबा ड्राई स्पेल पड़ेगा। अब ड्राई स्पेल का मतलब क्या है कि काफी दिनों तक बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। अब टेम्परेचर राइज करेगा तो इसकी वजह से हीट स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम के कारण आप देखेंगे कि लाखों लोग दुनिया भर में मरेंगे। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप ना केवल इन 3 प्रॉब्लम्स को देखेंगे, बट इसके अलावा एक और प्रॉब्लम देखेंगे, दैट इज अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग क्यों? देखिए, अर्बन फ्लडिंग इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अर्बन जो मतलब एरियाज हैं, यहां पर अल्बिडो वैल्यूज काफी डिक्रीज हो जाती है। अल्बिडो वैल्यू क्यों डिक्रीज हो जाती है? बिकॉज यहां पर आप कंक्रीट एंड बाकी चीजों का यूज करते हैं, और जिसकी वजह से आप हीट ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं। अब हीट ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगे तो इसकी वजह से होता क्या है कि मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, इससे पानी इवेपोरेट हुआ तो क्या होगा, आसपास के एरिया का टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर जाके जब बहुत ज्यादा हाइट पे ये कंडेंस करेंगे, फिर ये बारिश की फॉर्म में नीचे आएंगे। जब ये बारिश की फॉर्म में नीचे आएंगे तो अगेन आप देखेंगे कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वापस ये रीइवेपोरेट करेंगे, और इस तरह से ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म कर देंगे। और जब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म करेंगे, देखेंगे आप एकदम से बहुत ज्यादा बारिश आएगी अर्बन एरिया में, और इसके कारण अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी। अब जब अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम होगी तो अर्बन एरिया में आप देखेंगे महामारी की बीमारी फैल सकती है, प्लस ये मलेरिया और डेंगू की प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी। देखिए, फूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्लांट्स के ऊपर। अब जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सन के ऊपर। ठीक है, सन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, बट सनलाइट के अलावा क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाटर के ऊपर भी डिपेंडेंट है? बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो ही इरेटिक हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्रॉप्स को कैसे पैदा करोगे?
मतलब आपका जो ग्रोइंग सीजन है वो छोटा हो जाएगा, बिकॉज धूप ज्यादा पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ेगा और क्रॉप्स आपकी जल्दी मैच्योर होने लगेगी। प्लस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से यील्ड कम हो जाएगी, प्लस वाटर ना मिलने की वजह से भी यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो फूड अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो डिक्रीज होगी, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सोशल अनरेस्ट भी इंक्रीज हो सकता है। खासकर जब हम बात करते हैं इंडिया की, जहां पर आप ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट 50% या उससे ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां पर परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी और फार्मर एजिटेशन जैसी चीजें हमें और कॉमनली देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इन्वायरमेंट, जो वेदर फीचर्स हैं वो इंक्रीज होंगे। अब एक्सट्रीम इवेंट्स का मतलब क्या है, फ्लडिंग, आपकी ड्रॉट्स, ये इंक्रीज करेंगे, साइक्लोन्स वगैरह आएंगे जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी और इससे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड डिक्लाइन होगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रही। अब जब फ्लड होगा किसी एरिया में तो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और साथ के साथ स्टेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा उस एरिया की फूड चेन के ऊपर। इन द सेंस कि अगर हम बात करते हैं कि राशन की दुकानें हैं वो बंद होंगी फ्लडिंग के कारण, अगर कहीं किस लोकेशन पे अगर गवर्नमेंट ड्रॉप भी कर रही है राशन तो हर लोग वहां पर जाके एक्सेस नहीं कर पाएंगे एंड करप्शन तो है ही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो फूड अवेलेबिलिटी है जिसके ऊपर हम इतने सालों से फोकस कर रहे हैं कि हंगर को डिक्रीज कर सके इंडिया में, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ये कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा है क्योंकि उस समय सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी तो उसकी वजह से लाखों लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं ना कहीं हंगर के कारण भूखे रहे थे। अब ये चीजें सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं, मैं क्लाइमेट चेंज के लिए भी कहना चाहूंगा। क्यों? देखिए, क्लाइमेट चेंज जब होगा, मान लीजिए एकदम से बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो गई किसी एरिया में, तो कई बार वो एरिया डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब जब वो एरिया डिस्कनेक्ट होगा तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम में होंगे, जिन्हें फूड अवेलेबल हम नहीं करवा पाएंगे या टाइमली अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, करवा देंगे बट टाइमली नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से माल नरिशमेंट जैसी प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। अब इसके अलावा एक और समस्या है हमारे सामने, क्या? देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ना केवल वीट की सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट आया, लेकिन इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी आई है। जैसे आपको पता होगा, वेस्टर्न कंट्रीज रशिया से एलपीजीज वगैरह लेती थी और गैस वगैरह लेती थी, जिससे वो अपने देश में काफी जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह को रन करती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि रशिया वॉर, मतलब ये रशिया यूक्रेन वॉर के कारण उनके ऊपर कुछ सैंक्शन लग चुके हैं। अब इन सैंक्शन की वजह से जिन इकोनॉमी को एलपीजीज वगैरह नहीं मिल पा रही है, अब वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि ट्रेडिशनल थर्मल एनर्जी के ऊपर वो फोकस करें। अब अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि भैया वापस से आप किसके ऊपर फोकस करने लग गए हैं? कोल के ऊपर। अब कोल के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस एयर क्वालिटी आपकी डिक्रीज करेगी। तो हमें अभी के लिए फोकस क्या करना चाहिए? क्लीन एनर्जी के ऊपर। और इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए रशिया यूक्रेन वॉर को तो हम रोकें, बल्कि उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भी फोकस करें। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, इस रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इंडिया के ऊपर भी बहुत डीप इंपैक्ट पड़ा है, बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुकी है। क्यों? इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज हुई? देखिए, आप सभी को पता है कि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं रिसेंट टाइम में इंक्रीज हो चुके हैं। अब डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और इसकी वजह से आप देखते हैं कि इंडिया में फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ अस? क्या हम कर सकते हैं? अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए हेल्थ के ऊपर। अब जब हम हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर भी फोकस करना होगा, नॉट जस्ट हेल्थ। अब ऐसा मैं कैसे कह रहा हूं? देखिए, हमें पता है कि विलेजेस में हेल्थ केयर सिस्टम हमारा पुअर है, तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। प्लस हमें यह पता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका कोल, या आप ये कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल, तो हमें इसके रिप्लेसमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। इसके अलावा एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए, अब जैसे सोलर एनर्जी के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, तो फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह को हम यूज करने का जो नंबर है उसको इंक्रीज करें। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे और क्लाइमेट चेंज को होने से रोक देंगे तो उससे क्या होगा कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी, तो उससे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग आप कम कर सकते हैं। अब अगर
आप इन चीजों को अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फोकस करना होगा लो कार्बन टेक्नोलॉजी के ऊपर, लो कार्बन फ्यूचर के ऊपर, ताकि एक्चुअल में हम इन सभी पिलर्स को फुलफिल कर सकें। इसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी महामारी है, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी बीमारी है जो ना केवल एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट करेगी बल्कि इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर भी इंपैक्ट करेगी। अब अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी हमारी ठीक हो, मतलब अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसको हम रिवर्स करना चाहते हैं, इकोनॉमी को अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें फोकस करना होगा कि हम एनर्जी सिक्योरिटी को इंप्रूव करें। और इसके लिए हमें अपनी डिपेंडेंसी जो है, जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर है, उसको कम करना होगा। अगर हम वो कम नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम में भी ये परेशानियां बढ़ती रहेंगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जब हम देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है और हमें कहीं से सस्ता तेल नहीं मिल पा रहा, इसकी वजह से इंडिया के जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से आप देखते हैं बैंक्स रेपो रेट इंक्रीज कर रहे हैं, आरबीआई ने भी इंक्रीज किया, आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है। तो रेपो रेट इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी जो है आपकी श्रिंक कर रही है, तो वो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने। बट अगर हम अपने एनर्जी बास्केट को डाइवर्स कर दें, जैसे हम फोटोवोल्टिक सेल को यूज करें, विंड मिल्स को यूज करें, हाइड्रो पावर प्लांट्स को यूज करें, और उसके अलावा थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट अगर हम फ्यूल जैसे लाइक फॉसिल फ्यूल से भी कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें परेशानी नहीं है। बट वी हैव टू इमीडिएटली फोकस अपॉन इंप्रूविंग द एनर्जी सिक्योरिटी। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट कर पाएंगे। अब अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी, सॉरी माफ करना, थोड़े ढोल वगैरह बज रहे हैं नीचे, बट स्टिल अगर मैं आपको यहां पर कहना चाहूं कि देखिए, अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो ओवरऑल हम बहुत सी चीजों को ठीक कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल को कम यूज करेंगे तो मान लीजिए आप जो पोल्यूशन देख रहे हैं वो पोल्यूशन कम हो जाएगा। क्यों? जैसे व्हीकलर एमिशन कम होगा, थर्मल पावर प्लांट में कोल कम बर्न होगा तो उससे भी पोल्यूशन कम होगा, तो ओवरऑल एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। साथ के साथ थर्मल पावर प्लांट में एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार जो हॉट वाटर है उसे ही वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी आप ये परेशानी देखते हैं कि भैया जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डिक्लाइन करने लगता है। तो हम बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि हमें अपनी जो डाइट है उसे बैलेंस करना होगा, बिकॉज माल नरिशमेंट की तो प्रॉब्लम है ही है, और इसकी वजह से जो हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम वो और ज्यादा इंक्रीज होती है। हमें उसके ऊपर फोकस करना होगा कि कैसे हम अपने न्यूट्रिशंस को पूरा कर सकें। साथ ही साथ हमें प्लांट बेस्ड यानी वीगन इकोनॉमीज को प्रमोट करना होगा। व्हाई वीगन? बिकॉज जब हम रेड मीट को बर्न करते हैं यानी बनाते हैं, पकाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा एमिशन होता है। सेम गोज विद द मिल्क प्रोडक्शन। तो हमें कोशिश क्या करना है? मिल्क प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि जब जैसे गाय भैंस ग्रासेस वगैरह को खाती है ना, तो मिथेन प्रोड्यूस करती है, तो वहां से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जैसे कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज को आप इंप्रूव कीजिए, जिससे एक्चुअल में आप जूनोटिक डिजीज को भी रोक पाएंगे, प्लस आप क्या कर पा रहे हैं? क्लाइमेट चेंज को भी होने से रोक पा रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, यहां पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम्युनिकेबल डिजीज के बर्डन को कम कर सकें। अब कम्युनिकेबल डिजीज के बर्डन को कैसे कम कर रहे हो? आप जूनोटिक डिजीज को रोक रहे हैं। साथ के साथ जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आप फिजिबल टेम्परेचर देखते हैं वायरस और बैक्टीरिया के फैलने का, अगर आप क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करते हैं तो वो चीजें भी कम हो जाएंगी। उसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे हम पर्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं तो इससे लंग्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, कैंसर जैसी परेशानियां होती हैं, तो हम उसको भी कम कर पाएंगे। अगर हम एक रोबस्ट हेल्थ सिस्टम को डेवलप करते हैं तो हम जो क्योर है इसके उसके ऊपर भी फोकस कर पाएंगे। तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज थोड़ा बहुत हो भी गया है, हम इस तरह से प्लानिंग करें कि अपने आप को अडेप्टेशन के लिए रेडी कर सकें और रेजिलियंस के लिए रेडी कर सकें। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो भी हम तैयार हो। अगर ऐसा हो पाया तो आने वाला फ्यूचर थोड़ा ठीक हो सकता है, अदरवाइज बहुत से मासूमों की जान जा सकती है। एंड लास्ट, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ब्रॉड कंसेंसस डेवलप करनी चाहिए इन बिटवीन दी गवर्नमेंट्स, कम्युनिटी, आप बिजनेसेस को इंक्लूड कीजिए, पब्लिक हेल्थ लीडर्स को इंक्लूड कीजिए, ताकि हम क्लाइमेट चेंज जैसी परेशानी को हैंडल कर सकें और उसके अलावा जो फंडिंग है उसको इंप्रूव कर सकें, ट्रांसपेरेंसी ला सकें और आपस में ग्लोबल लेवल पे यानी वर्ल्ड लेवल पे हम कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव कर सकें। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ आया हो। धन्यवाद।